बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 वेव्स के रिमेनिंग लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम 5 लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द वेवलेंथ ऑफ ए वेव affect its diffraction pattern? What factors determine the extent of diffraction and how can this principle be applied in technology? कि पहले क्या पूछा गया है, how does the wavelength of a wave affect in its diffraction pattern? जो wavelength होती है वो diffraction pattern को कैसे affect करती है? What factors determine the extent of diffraction? कौन से factor diffraction को explain करते हैं and how कैन दिस प्रिंसिपल बी अप्लाइड इन टेक्नोलॉजी? इस प्रिंसिपल को यानी कि डायफ्रैक्शन के प्रिंसिपल को हम टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? वेव का बेंड कर जाना या स्प्रेड कर जाना जब वो किसी नैरो ओपनिंग से गुजरती है या वो किसी ऑब्स्टेकल से, किसी हर्डल से गुजरती है। तो वेवलेंथ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हाउ मच द वेव डायफ्रैक्ट्स। वेवलेंथ कैसे इफेक्ट करती है डायफ्रैक्शन पैटर्न को? तो अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो डायफ्रैक्शन ग्रेटर होगी और अगर शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो डायफ्रैक्शन जो है वो कम शो होगी। यानी कि अगर कोई वेव है जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर है तो उसकी वजह से जो डायफ्रैक्शन होगी वो ग्रेटर होगी, ग्रेटर डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करेंगे। और अगर वेवलेंथ एक ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर है तो उससे जो हम वेवलेंथ जो डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करेंगे वो कम होगी। अब की फैक्टर्स जो इस डायफ्रैक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, सबसे पहले वेवलेंथ है, प्राइमरी फैक्टर है। लॉन्गर वेवलेंथ की होगी वेव की तो तब हमें ग्रेटर डायफ्रैक्शन नज़र आएगी। दूसरा, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर। साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल का मुराद ये है कि जहाँ से वेव ने पास होना है, यानी कि बेसिकली एक नैरो स्लिट होती है। नैरो स्लिट से मुराद साइडों से 2 हर्डल्स हैं और दरमियान में से गैप है जहाँ से वेव ने गुजरना होता है। तो अगर जो ओपनिंग है वो नैरो होगी तो स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी। अगर ओपनिंग हम वाइड कर देंगे तो स्प्रेडिंग कम होगी। यानी कि अगर ओपनिंग नैरो रखेंगे तो हमें ज़्यादा डायफ्रैक्शन शो होगी। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल है। डिस्टेंस क्या है? फर्दर द वेव ट्रेवल्स अपार्ट डायफ्रैक्शन द मोर स्प्रेड आउट द पैटर्न बिकम्स। यानी कि जितना दूर वेव ट्रैवल करेगी डायफ्रैक्ट होके वो उतना ज़्यादा स्प्रेड करेगी। इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें डायफ्रैक्शन यूज़ होती है टेक्नोलॉजी की, यानी कि जब टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये डायफ्रैक्शन कैसे अपना रोल प्ले करती है वो इस क्वेश्चन में हमने बताना है। तो रेडियो कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं जो डायफ्रैक्ट करती हैं बिल्डिंग्स और माउंटेन्स के अक्रॉस। आपको पता है, आप रूम के अंदर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मोबाइल पे सिग्नल आ रहे होते हैं, आप कॉल सुन सकते हैं, कॉल आ सकती है, कॉल जा सकती है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, जो सिग्नल्स हैं वो डायफ्रैक्ट करते हैं। साउंड सिस्टम्स, लो पिच लॉन्ग वेवलेंथ साउंड स्प्रेड मोर इजीली अराउंड कॉर्नर्स। साउंड जब साउंड सिस्टम की मदद से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि स्पीकर आपको सामने नज़र आ रहा हो तो तभी आपको साउंड सुनाई देगा। आप किसी कॉर्नर में खड़े हों, दरमियान में कोई घर आ जाए, इवन के साथ वाली गली में भी कोई लगा हो किसी म्यूज़िक, तो वो आप तक आवाज़ आ रही होती है, कमरे के अंदर भी आवाज़ आ रही होती है। उसकी वजह क्या है कि साउंड डायफ्रैक्ट करता है। इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें वेरी शॉर्ट वेवलेंथ्स इस्तेमाल की जाती हैं जिसके ज़रिए से जो वेव है वो डायफ्रैक्ट करती है क्रिस्टल्स के थ्रू और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को उसके ज़रिए से स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन्स की बात की जाए तो डायफ्रैक्शन जो है वो हेल्प करता है हीटिंग में जब वेव्स बेंड करती हैं फूड एजेस के अक्रॉस। इसके बाद अपर्चर इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो अफेक्ट करता है इमेज क्लैरिटी को माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप में। यानी कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की मदद से जब हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उसमें जो इमेज क्लियर हमें नज़र आता है वो डायफ्रैक्शन की वजह से नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सुनामीज ड्यू टू अंडर वाटर अर्थक्वेक्स
discuss how these waves changes as they move from deep to shallow water and their potential impacts. एक्सप्लेन करना है कि सुनामी कैसे फॉर्म होता है अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से, और ये जो वेव्स हैं, ये वेव चेंजेस जो हैं, हाउ दीज वेव चेंजेस एज दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट, यानी कि ये जो वेव्स हैं ये डीप वाटर से शैलो वाटर में मूव करती हैं तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है या वो कैसे चेंज होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ सुनामी की बात की जाए तो कुछ टेक्टोनिक शिफ्ट होता है, टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड आपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ओशन फ्लोर, सडन टेक्टोनिक शिफ्ट अकर्स अलोंग अ फॉल्ट लाइन ऑन दी ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर में जब टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होंगी तो उसकी वजह से फॉल्ट आएगा। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वाटर का वो फ्लो करता है वर्टिकली, जिसकी वजह से एनर्जी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन एज लॉन्ग एज वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। जो एनर्जी है वो भी क्या करती है, ट्रैवल करती है साथ साथ। यानी कि सुनामी क्या है, बेसिकली जो समंदर होता है, समंदर से वाटर वेव्स आती हैं और वो काफ़ी शहरों में दपाई पहुंचा देती हैं। जाहिर सी बात है समंदर के अंदर अगर अर्थक्वेक आया है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो वाटर को शेक करेगा और उसके नतीजे में सुनामी आ जाता है। तो बिहेवियर जो है सुनामी वेव्स का अगर बात की जाए, जब वो डीप वाटर से शैलो वाटर की बात की जाए तो वेव स्पीड की अगर बात करें तो डीप वाटर में वेव स्पीड काफ़ी हाई होती है, शैलो वाटर में वेव स्पीड स्लो होती है। वेवलेंथ डीप वाटर में ज़्यादा होगी जबकि शैलो वाटर में कम होगी वेवलेंथ। वेव हाइट जो है डीप वाटर में कम होगी, शैलो वाटर में ज़्यादा होती है। और एनर्जी ट्रांसफ़र की बात की जाए तो डीप वाटर में एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्प्रेड करती है ओवर डेप्थ एंड एरिया, जबकि शैलो वाटर में जो एनर्जी होती है वो इज़ कंपोज्ड इनटू ए स्मॉलर डेप्थ। इसके बाद इस क्वेश्चन का नेक्स्ट हिस्सा क्या था, इम्पैक्ट्स ऑफ सुनामीज़। तो अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगियाँ ज़ाया हो जाती हैं, सडन फ्लडिंग आता है। जाहिर सी बात है समंदर से जो लहरें उठेंगी वो पानी की वो साले समंदर पे वाक़या शहरों के अंदर दाखिल होंगी, तो बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, ह्यूमन लाइव्स हैं, सब के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव रिलेट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैरीज। के एम्पलीट्यूड जो है वो वेव का कैसे रिलेट कर रहा होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जब कैरी करता है। हाउ डज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रिलेट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैरीज, यानी कि जब कोई वेव ट्रैवल कर रही है, एनर्जी कैरी कर रही है, तो उसके नतीजे में वो कैसे, जो उस वेव का एम्पलीट्यूड है वो कैसे रिलेट कर रहा होता है उस एनर्जी के साथ। यूज़ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। तो सबसे पहले अगर हम एम्पलीट्यूड और एनर्जी की बात करें तो एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। पहले हम एम्पलीट्यूड बता रहा हूँ। एम्पलीट्यूड क्या है कि कोई वेव जब ट्रैवल करती है, जब क्रिएट होती है, तो उस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड हमें ये बताता है कि कोई भी वेव कितनी हाई प्रोड्यूस हो रही है। अगर रिलेशनशिप की बात करें कि एम्पलीट्यूड और एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। इसका मतलब ये है कि अगर एम्पलीट्यूड को हम डबल कर देंगे तो एनर्जी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड को 3 गुना कर देंगे तो एनर्जी जो है वो 9 गुना ज़्यादा हो जाएगी। मैथमेटिकल एग्जांपल अगर इसकी देखें तो अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड 2 यूनिट्स हो तो एनर्जी वो कितनी कैरी करेगा, फार्मूले में पुट करेंगे तो ये 4K आएगा। जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो इक्वल का साइन आता है और साथ कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट K है।
तो अगर एम्पलीट्यूड 2 हो तो एनर्जी 4K होगी। इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बतानी है। तो लाउड स्पीकर या साउंड वेव्स की बात करें तो लाउडर साउंड जो है उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है और वो हाई एनर्जी कैरी करता है, क्योंकि उसके जो ईयर ड्रम्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं साउंड सिस्टम के। ओशन वेव्स की बात करें तो अगर टालर वेव्स हैं, ज़्यादा बड़ी वेव्स हैं, तो वो क्या करेंगी, ज़्यादा फोर्स उनमें मौजूद होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अर्थक्वेक्स, सिस्मिक वेव्स जो हैं, अगर हाई एम्पलीट्यूड होगा तो उसकी मदद से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी उनके अंदर मौजूद होगी और वो क्या करेंगे, ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बाद लाइट की बात की जाए तो लाइट ज़्यादा होने का मतलब यह है कि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिस्मिक वेव्स, हाउ डू दीज वेव्स प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर। तो पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के दरमियान डिफरेंस देखते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये कैसे इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी कि अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स कैसे हेल्पफुल होती हैं। तो पहले हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। वेव टाइप की बात की जाए तो प्राइमरी वेव्स जो हैं कंप्रेशनल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। प्राइमरी वेव्स की जो मोशन है, पार्टिकल्स मूव करते हैं पैरेलल टू दी वेव डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। और जो सेकेंडरी वेव्स हैं इनमें जो पार्टिकल्स की मोशन है वो परपेंडिकुलर टू दी वेव डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही होगी उसके परपेंडिकुलरली वो वेव्स ट्रैवल करेंगी। इसके बाद प्राइमरी वेव्स की स्पीड फास्टर होती है जबकि सेकेंडरी वेव्स की स्पीड कम होती है। प्राइमरी वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस से, जबकि सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो सिर्फ सॉलिड्स से ट्रैवल करती हैं। अराइवल टाइम की बात की जाए तो प्राइमरी वेव्स पहले आती हैं और जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो बाद में आती हैं। डिस्ट्रक्टिवनेस की बात की जाए तो प्राइमरी वेव्स लेस डिस्ट्रक्टिवेशन डिस्ट्रक्टिव होती हैं जबकि सेकेंडरी वेव्स मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स अर्थ इंटीरियर के लिए कैसे ज़रूरी होती हैं, उसको समझने के लिए कैसे ज़रूरी हैं। तो पहला क्या है, ट्रैवल पाथ्स डिफर। प्राइमरी वेव्स ट्रैवल करती हैं इंटायर अर्थ में, इवन के लिक्विड में से भी वो पास कर सकती हैं, जबकि सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो स्टॉप एट द आउटर कोर, कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, वो लिक्विड में से ट्रैवल नहीं कर सकती। तो जब लिक्विड से अंदर ट्रैवल करना होगा तो हम प्राइमरी वेव्स को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शैडो जोन्स हैं, वो रीजन्स जहाँ पे वेयर नो डायरेक्ट सेकेंडरी वेव्स आर डिटेक्टेड। शैडो रीजन्स हेल्प जियोलॉजिस्ट इन्फर दैट द आउटर कोर इज लिक्विड, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए अगर प्राइमरी वेव्स को इंटर करेंगे तो वो पार हो जाएंगी थ्रू आउट दी अर्थ और इवन के लिक्विड में से भी। लेकिन सेकेंडरी वेव्स को जब पुट किया गया तो उसने क्या किया, वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती थी। इसके बाद वेव स्पीड चेंज कर जाती है। वेव स्पीड चेंज करने से भी हमें पता चल जाता है कि हम प्राइमरी वेव्स यूज़ करें या सेकेंडरी वेव्स। फॉर एग्जांपल प्राइमरी वेव्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है एट द मिडिल कोर बाउंड्री शोइंग अ डेंसर मीडियम, जिससे हमें पता चलता है कि वो मीडियम जो है वो डेंसर है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ वेव रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन इन टेक्नोलॉजी, प्रोवाइड एग्जांपल एंड एनालाइज देयर सिग्निफिकेंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लिखनी है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन की। तो वेव रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो क्या है, वेव का टकरा कर वापस आ जाना, एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है और किसी दूसरे मीडियम से टकरा के वापस आ जाती है। इसकी अगर एप्लीकेशन और एग्जांपल देखें तो रडार डिटेक्शन और नेविगेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। रडार जो है वो रेडियो वेव्स एमिट करता है और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट से टकरा कर वापस आती हैं तो पता चल जाता है कि एयरक्राफ्ट किस पोजीशन पे मौजूद है। एग्जांपल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार डिटेक्ट्स एयर ट्रैफिक पोजीशंस बाय एनालाइजिंग रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो अनेबल्स रियल टाइम ट्रैकिंग,
मिलिट्री डिफेंस एंड सेफ नेविगेशन। रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए वेव रिफ्लेक्शन को यूज़ किया जाता है, मिलिट्री डिफेंस यूज़ करते हैं और सेफ नेविगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद दूसरा है हमारे पास जो एप्लीकेशन है इसकी, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है। इसमें भी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के तहत, और इसके नतीजे से हमें क्या हासिल होता है, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ की जाती है जिसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। वेव रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा हमारे पास वेव रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन दूसरा रिफ्रैक्शन है जिसमें वेव रिफ्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, रिफ्रैक्ट करने से रिलेटेड ये ऑप्टिकल फाइबर वाला है, बल्कि ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। रिफ्रैक्ट जो है उसका इसमें इंक्लूड नहीं है, वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम इसको डिस्कस कर लें। जो वेव डायफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टेकल्स एंड थ्रू ओपनिंग्स, के ऑब्स्टेकल्स या ओपनिंग्स के अक्रॉस वेव जो है वो बेंड कर जाए या स्प्रेड कर जाए। इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो डीएनए स्ट्रक्चर डिस्कवरी है उसमें एक्स रेज डायफ्रैक्ट करती है क्रिस्टल लैटिस से, एटॉमिक स्ट्रक्चर फाइंड करने में मदद देती है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या ड्रग डिज़ाइन है उसमें ये वेव डायफ्रैक्शन काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा सीडी डीवीडी ब्लू रे टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो लेज़र लाइट जो है वो डायफ्रैक्ट करती है। माइक्रोस्कोपिक पिट्स जो होते हैं डिस्क के ऊपर बने होते हैं। इसके अलावा डिजिटल डाटा को इनकोड करने के लिए भी डायफ्रैक्शन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोरेज जो है वो डायफ्रैक्शन की वजह से पॉसिबल है, और जो हाई कैपेसिटी डाटा स्टोरेज है या कम्पैक्ट डिस्क है जिसके ऊपर हम डाटा स्टोर करते हैं तो वो भी डायफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसके अलावा दरमियान में रिफ्रैक्शन रह गया था। रिफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या है कि वेव एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में एंटर होती है और अपना पाथ चेंज कर लेती है। उससे रिलेटेड आपने एप्लीकेशन सर्च कर लेनी है, गूगल पे आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आपने हेल्प ले लेनी है। दरमियान में जो रिफ्रैक्शन वाला था वो मिस हो गया है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विज़िट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं या 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू।